Hello everyone, welcome to Rubisco Medical Library and this is the third and the last lecture on the topic of atherosclerosis। इससे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस के ऊपर दो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं जहां पे अपन ने एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स और पैथोजेनेसिस को डिटेल में देखा था। आज के लेक्चर में अपन एथेरोस्क्लेरोसिस के पैथोलॉजी की बात करेंगे। देखिए आज का लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपने आप में शॉर्ट नोट बन सकता है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो वो आपसे पैथोलॉजी पूछ सकते हैं। स्पेसिफिकली अपन देखें तो एथेरोमेटस प्लेक के बारे में पूछा जा सकता है और प्रैक्टिकल के अंदर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की स्लाइड दे दी जाएगी, आपको वो स्लाइड को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर आपका वाइवा हो सकता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। अपन ने ये कहा था कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आर्टरीज के अंदर लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और लिपिड के एक्यूमुलेशन की वजह से एथीरोमा का फॉर्मेशन होता है या फिर अपन कहेंगे फाइब्रोफैटी प्लेक का फॉर्मेशन होता है। और इस एथीरोमा और फाइब्रोफैटी प्लेक की वजह से आर्टरीज की थिकनिंग और इसके अलावा हार्डनिंग देखने को मिलती है। और ये कंडीशन पर्टिकुलरली अपन देखें तो लार्ज और मीडियम साइज के मस्कुलर आर्टरीज के अंदर देखने को मिलती है। और एथीरोमास का भी जो फॉर्मेशन होता है वो स्पेसिफिकली अपन बोले तो आर्टरीज के ट्यूनिका इंटीमा के अंदर यानी कि जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है एथेरोस्क्लेरोसिस की पैथोलॉजी। देखिए जो एथेरोस्क्लेरोसिस की पैथोलॉजी है उसमें अर्ली लीजन्स जो होते हैं उसमें एक तो डिफ्यूज इंटीमल थिकनिंग होती है यानी कि ट्यूनिका इंटीमा की डिफ्यूज थिकनिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा फैटी स्ट्रीक्स देखने को मिलेंगे और जिलेटिनियस लीजन्स देखने को मिलेंगे, ये अर्ली लीजन्स होते हैं। और जो फैटी स्ट्रीक्स होते हैं ना वो अर्लीस्ट लीजन होते हैं। वो क्या होते हैं? अर्लीस्ट लीजन होते हैं। इसकी बात अपन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं जब अपन ने पैथोजेनेसिस देखा था। और अपने को पता है फैटी स्ट्रीक्स किससे बनते हैं? फॉर्म सेल्स के एक्यूमुलेशन से बनते हैं। और फॉर्म सेल्स किससे बनती है? वो जब मैक्रोफेजेस ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को एंगल्फ कर लेती है तब फॉर्म सेल्स बनती है। और मैक्रोफेजेस कैसे बनती है? जब सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर जो मोनोसाइट्स होती है वो मोनोसाइट्स पहले किससे अटैच करेगी? एंडोथेलियम से अटैच करेगी, फिर वो कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में एंटर करेगी, फिर मोनोसाइट के ऊपर एक्ट करता है मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जिसकी वजह से मोनोसाइट मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो अर्ली लीजन्स होते हैं ना एथेरोस्क्लेरोसिस के वो क्लिनिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस के जो क्लिनिकल इफेक्ट्स होते हैं वो लेटर लीजन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें आता है एथेरोमेटस प्लेक जो कि फुल्ली डेवलप्ड एथीरोमा होता है। और जब इन एथेरोमेटस प्लेक के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तब ये कॉम्प्लिकेटेड प्लेक का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन क्या क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में अपन फैटी स्ट्रीक्स के बारे में देखेंगे, जिलेटिनियस लीजन्स के बारे में देखेंगे, एथेरोमेटस प्लेक के बारे में देखेंगे और कॉम्प्लिकेटेड प्लेक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम अपन लेक्चर के लास्ट में एक बार देखेंगे सारी पैथोलॉजी पढ़ने के बाद ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फैटी स्ट्रीक एंड डॉट्स की। देखिए फैटी स्ट्रीक्स और डॉट्स जो होते हैं वो हार्मलेस कंडीशन होते हैं, खुद तो ये हार्मलेस होते हैं लेकिन ये प्रिकर्सर रीजंस हो सकते हैं एथेरोमेटस प्लेक के, यानी कि इनसे एथेरोमेटस प्लेक का डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा देखिए जब अपन ने एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स की बात करी थी और उसमें जो अपन ने एज एज अ रिस्क फैक्टर की बात करी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है, तो अपन ने कहा था कि जो फुल्ली डेवलप्ड एथीरोमा होता है वो फोर्थ डेकेड ऑफ लाइफ या उसके बाद में डेवलप करता है, यानी कि 30 ईयर्स या उसके बाद में डेवलप करता है। उसमें भी ज्यादातर केसेस के अंदर फुल्ली डेवलप्ड एथीरोमा जो होता है वो 40 ईयर्स के बाद में डेवलप करता है। लेकिन जो अर्ली रीजंस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के वो अर्ली इन द लाइफ ही अपीयर करना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे कि अगर अपन फैटी स्ट्रीक एंड डॉट्स की बात करें जो कि अर्लीस्ट रीजन है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर ही अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओल्ड एज के अंदर ये अनकॉमन होते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपीयर होना ये स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि जो फैटी स्ट्रीक्स होते हैं वो मेनली प्रोमिनेंट होते हैं एओर्टा के अंदर और बाकी की मेजर आर्टरीज के अंदर। अब अगर अपन बात करें फैटी स्ट्रीक्स के ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की तो इधर देखिएगा कि फैटी स्ट्रीक्स जो होंगे वो कैसे होंगे? फ्लैट या फिर स्लाइटली एलिवेटेड होंगे और कलर कैसा होगा इनका? येलो कलर होगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं वो फ्लैट या फिर अपन कह रहे हैं स्लाइटली एलिवेटेड होंगे और येलो कलर के अपन देखें तो दिखेंगे। इसके अलावा जो फैटी स्ट्रीक्स होंगे वो या तो अपन देखें कि स्मॉल मल्टीपल डॉट्स की फॉर्म में हो सकते हैं जिनका साइज 1 मिलीमीटर तक का होगा, यानी कि एकदम देखिए इस तरीके से स्मॉल मल्टीपल डॉट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर वो इलोंगेटेड बीडेड स्ट्रीक्स की फॉर्म में हो सकते हैं जैसे कि अपन देखिए इस तरीके से।
तो दोनों में से एक फॉर्म के अंदर फैटी स्ट्रिक्स देखने को मिलते हैं। अब अगर अपन इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर की बात करें जिसमें अपन उसके कंपोजिशन की बात करेंगे, देखिए अगर आपको पैथोजेनेसिस अच्छे से समझ आया था लास्ट लेक्चर में तो आपके लिए बहुत आसान होगा कंपोजिशन बताना। फैटी स्टिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो फॉर्म सेल्स होती है, इसके अलावा लिपिड कंटेनिंग स्मूथ मसल सेल्स होती है, इसके अलावा कुछ लिम्फोइड सेल्स होती है, कोलेजन होता है, लिपिड होता है और प्रोटियोग्लाइकेन्स होता है। ये सब मिला के अपन देखें तो फैटी स्टिक्स एंड डॉट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जिलेटिनस लीजन्स की। देखो जिलेटिनस लीजन्स जो होंगे वो मेजर आर्टरीज जैसे कि एओर्टा के ट्यूनिका इंटीमा के अंदर डेवलप करेंगे। ऑल्दो पूरे के पूरे एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन जो होती है वो मेजर आर्टरीज के ट्यूनिका इंटीमा में ही डेवलप करती है। और अगर अपन बात करें कि जिलेटिनस लीजन्स कब अपियर होंगे तो ये भी अपन देखें फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ के अंदर ही अपियर होना स्टार्ट कर जाते हैं और ये भी प्रिकर्सर लीजन्स ही होते हैं। अब अगर अपन जिलेटिनस लीजन्स के ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करें तो ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए जो जिलेटिनस लीजन्स होते हैं वो राउंड या फिर ओवल शेप के होते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं और ग्रे एलिवेशंस होते हैं यानी कि ग्रेइश कलर के होंगे और इनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का होता है। एक्चुअल में जो जिलेटिनस लीजन्स होते हैं ना वो जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। क्या मतलब है इसका? वो अपन माइक्रोस्कोपिक फीचर से समझते हैं। देखिए वो क्या रहा है कि एक्चुअल में जिलेटिनस लीजन्स जो वो ट्यूनिका इंटीमा के अंदर जहां पे भी ग्राउंड सब्सटेंस इंक्रीज होता है ना उस एरिया को उस फोकाई को अपन जिलेटिनस लीजन्स कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए ट्यूनिका इंटीमा के अंदर अपने को पता है कि एक तो एंडोथीलियम जो है वो ट्यूनिका इंटीमा का पार्ट होता है। एंडोथीलियम क्या होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है और इस एंडोथीलियम के नीचे अपने को पता है कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है और वो कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स भी ट्यूनिका इंटीमा का ही पार्ट होती है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स है इसमें एक तो अपन कहेंगे सेल्स प्रेजेंट होगी, इसके अलावा अपने को पता है फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो इन सेल्स और फाइबर्स के बीच में जो स्पेस होती है उसके अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे अपन कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। तो वही चीज है ट्यूनिका इंटीमा के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस जहां पे भी इंक्रीज हो जाएगा वहां पे अपन कहेंगे जिलेटिनस लीजन्स देखने को मिलेंगे और इसके ऊपर क्या होगा? एंडोथीलियम होगी जो कि थिन होगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया कि जिलेटिनस लीजन्स होते क्या है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि है एथेरोमेटस प्लेक। एग्जाम के अंदर इसके ऊपर अपने आप में एक शॉर्ट नोट बन सकता है। अब देखिए एथेरोमेटस प्लेक होते क्या है, तो ये फुल्ली डेवलप्ड एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन देखिए कि एथेरोमेटस प्लेक के दूसरे नाम क्या क्या है। इसे फाइब्रस प्लेक भी कहा जाता है, फाइब्रोफैटी प्लेक भी कहा जाता है, एथेरोमा भी कहा जाता है। सारी बातें एक ही है, चाहे एथेरोमेटस प्लेक के हो, चाहे फाइब्रस प्लेक के हो, चाहे फाइब्रोफैटी प्लेक के हो, चाहे फिर वो एथेरोमा के हो, सब एक ही बात है। और ये डेवलप कब होंगे? ये अपने को एडवांस स्टेज के अंदर देखने को मिलेंगे और अपन ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि फुल्ली डेवलप्ड एथेरोमा 4th डेकेड ऑफ लाइफ या उसके बाद में अब देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि जो मोस्ट कॉमनली और मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड आर्टरी होगी एथेरोमेटस प्लेक से वो है एब्डोमिनल एओर्टा। ये बात भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कि एब्डोमिनल एओर्टा जो होती है वो सबसे कॉमनली अफेक्टेड आर्टरी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस से। लेकिन एब्डोमिनल एओर्टा में भी कौन सी ब्रांचेस सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी? तो ऑस्टिया के अराउंड जो ब्रांचेस होती है वो सबसे सीवियरली अफेक्टेड होती है। और इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, F3C करके एक निमोनिक मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप याद रखिए। आई से अपन कह रहे हैं इलियक आर्टरी, F से अपन कह रहे हैं फिमोरल आर्टरी, फर्स्ट C से अपन कह रहे हैं कैरोटिड आर्टरी, फिर अपन कह रहे हैं कोरोनरी आर्टरी और फिर अपन कह रहे हैं सेरिब्रल आर्टरी। ये वो आर्टरीज है जो सबसे सीवियरली अफेक्टेड होगी एथेरोमेटस प्लेक से। ठीक है, अब देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर जब अपन ने पैथोजेनेसिस की बात करी थी तो लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एमआई की वजह से जो डेथ होती है उसका अंडरलाइंग कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अब इसका आंसर मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए अभी अपन क्या कह रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एथेरोमेटस प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वही चीज है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथेरोमेटस प्लेक का फॉर्मेशन होगा और फिर इवेंचुअली अपन देखें तो इस प्लेक का क्या होगा? रप्चर होगा। क्या होगा? इस प्लेक का रप्चर होगा। जब प्लेक का रप्चर होगा ना तो थ्रोम्बोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी और जब थ्रोम्बोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है तो कोरोनरी ओकल्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोनरी ओकल्जन हो जाएगा। और जब कोरोनरी ओकल्जन होगा तब अपन देखें तो एमआई की कंडीशन देखने को मिलेगी। एमआई एक सडन कंडीशन है लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसकी वजह से एमआई हो सकता है। ठीक है,
कभी कोई अच्छा पेपर बना तो एक्सप्लेन वाई करके ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज पॉइंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि कुछ स्मॉलर लीजन्स जो होते हैं वो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा के अंदर और इसके अलावा एओर्टिक आर्च के अंदर भी अपने को देखने को मिलते हैं। चलिए अब अपन एथेरोमेटस प्लेग के ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक फीचर की बात करते हैं। देखिए जो फुल्ली डेवलप्ड एथेरोमा होता है ना, उसके अंदर तीन चीजें देखने को मिलती है। एक तो अपन देख कहेंगे सबसे पहले फाइब्रस कैप देखने को मिलती है। फाइब्रस कैप के नीचे सेल्यूलर एरिया देखने को मिलता है और सेल्यूलर एरिया के नीचे इनर कोर या फिर अपन कहेंगे सेंट्रल कोर देखने को मिलता है। एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन ग्रॉस फीचर्स की बात करें तो जो फुल्ली डेवलप्ड एथेरोमा होता है ना, वो व्हाइट टू येलोइश व्हाइट लीजन होता है और इसका डायमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। क्या बोला मैंने कि व्हाइट से येलोइश व्हाइट लीजन होता है और डायमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि जो एथिरोमा होगा उसके कट सरफेस को जब अपन देखेंगे तो जो फाइब्रस कैप होगा वो फर्म एंड व्हाइट नजर आएगा, लेकिन जो सेंट्रल कोर होता है वो येलो टू येलोइश व्हाइट सॉफ्ट पॉरेज लाइक मटेरियल का बना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेंट्रल कोर है वो किसका बना हुआ है, येलो टू येलोइश व्हाइट सॉफ्ट पॉरेज लाइक मटेरियल का बना होता है। इसीलिए एथिरोमेटस प्लेग को एथिरोमा भी कहा जाता है क्योंकि पॉरेज लाइक मटेरियल सेंट्रल कोर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने बात करी ग्रॉस फीचर्स की। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की। देखिए जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होते हैं ना, वो एज ऑफ लीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि लीजन नया है कि पुराना है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो इनवेरिएबली प्रेजेंट होते हैं, जो कि एज ऑफ लीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे लीजन पुराना हो चाहे फिर वो नया हो, लेकिन ये फीचर्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इधर की तरफ आप देखिएगा, जब आपको प्रैक्टिकल के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की स्लाइड दी जाएगी तो माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये 200x पे जूम कर रखी है और ये स्लाइड कुछ इस तरीके से दिख रही है। लेकिन जब आपको डायग्राम बनाना होगा तो वो डायग्राम कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। आप इधर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एंडोथेलियम प्रेजेंट है, फिर नीचे आप कह सकते हैं कि फाइब्रस कैप प्रेजेंट है। फाइब्रस कैप के नीचे अपन कहेंगे सेल्यूलर एरिया आता है और सेल्यूलर एरिया के नीचे अपन कह रहे हैं इनर कोर होगा। ये अपन कह रहे हैं ट्यूनिका इंटीमा वाला पार्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट है जो कि ट्यूनिका मीडिया वाला पार्ट है और नीचे की तरफ ट्यूनिका एडवेंटिशा वाला पार्ट है। तो एक एक करके अपन इन सब की बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें फाइब्रस कैप की, तो फाइब्रस कैप में अपन कह रहे हैं कि जो सुपरफिशियल ल्यूमिनल पार्ट होगा फाइब्रस कैप का, उसके अंदर एक तो स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होगी, इसके अलावा डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी जिसके अंदर प्रोटियोग्लाइकेंस और कोलेजन प्रेजेंट होगा। ये अपन कह रहे हैं सुपरफिशियल ल्यूमिनल पार्ट ऑफ फाइब्रस कैप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होगा, एंडोथेलियम की कवरिंग होगी। ये अपन ने इस डायग्राम में देखा। फिर अगर अपन बात करें कि फाइब्रस कैप के नीचे जो सेल्यूलर एरिया होगा, जिसमें ऑब्वियस बात है बहुत सेल्स प्रेजेंट होगी, तो कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होगी, एक तो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होगी, इसके अलावा फॉर्म सेल्स प्रेजेंट होगी। फॉर्म सेल्स किससे बनी है, मैक्रोफेजेस से ही बनी है। जब मैक्रोफेजेस ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को एनगल्फ कर लेगी तो फॉर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होगी, तो कुछ स्मूथ मसल सेल्स भी प्रेजेंट होगी सेल्यूलर एरिया के अंदर। ठीक है, तो वहीं अगर अपन सेंट्रल सॉफ्ट कोर पार्ट की बात करें, यानी कि ये जो इनर कोर है उसकी अगर अपन बात करें, तो इसके अंदर एक तो लिपिड प्रेजेंट होगा, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा, फिब्रिन प्रेजेंट होगा, नेक्रोटिक डेब्रिस प्रेजेंट होगा और लिपिड लाडेन फॉर्म सेल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी कि भाई माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या क्या होंगे। लेकिन जो ओल्डर और ज्यादा एडवांस लीजन्स होते हैं, ज्यादा पुराने लीजन्स होते हैं, उसके अंदर फाइब्रस कैप के अंदर जो कोलेजन प्रेजेंट होता है वो डेंस और हाइलिनाइज्ड हो जाता है और स्मूथ मसल सेल्स की अट्रॉफी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर एंड साइज ऑफ स्मूथ मसल सेल्स होंगे वो ओल्डर लीजन्स के अंदर कम हो जाते हैं और साथ में फॉर्म सेल्स के नंबर भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने को एडवांस लीजन्स के अंदर देखने को मिलेगा, याद रहेगा। चलिए इसके बाद इधर की तरफ देखिएगा आप, ये एक डायग्राम बता रखा है, ये आपके पैथो के प्रैक्टिकल की स्पॉटिंग में रखा जा सकता है। और ये है क्या, ये एथेरोस्क्लेरोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है इन एब्डोमिनल एओर्टा। तो अगर स्पॉटिंग के अंदर इस तरीके का कोई डायग्राम आपको दिखता है, इस तरीके का कोई इमेज आपको दिखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एब्डोमिनल एओर्टा है और इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा है। आप देख सकते हैं येलोइश व्हाइट लीजन्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपन ने एथेरोमेटस प्लेग की बात करी। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड प्लेग्स की। देखो जो फुल्ली डेवलप्ड एथेरोमा होते हैं ना, अगर उसके अंदर पैथोलॉजिक चेंजेस हो जाए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, तो उससे अपन कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्लेग। और कॉम्प्लिकेटेड प्लेग की वजह से ही एथेरोस्क्लेरोसिस के सबसे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इवन इन कॉम्प्लिकेटेड प्लेग से डेथ तक हो सकती है। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस होंगे कौन कौन से, इधर की तरफ देखिएगा। इन कॉम्प्लिकेशंस को याद रखने के लिए एक निमोनिक मैं आपको दे रहा हूं, वो है कट, हाँ कट
हाँ, सी से अपन कह रहे हैं कैल्सिफिकेशन, यू से अपन कह रहे हैं अल्सरेशन, टी से अपन कह रहे हैं थ्रोम्बोसिस, एच से अपन कह रहे हैं हेमरेज, ए से अपन कह रहे हैं एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन, और कभी कभी अपन देखें तो रप्चर तक भी देखने को मिल सकता है, जैसा अपन ने एमआई के केस में देखा था। ठीक है, अब देखिए कैल्सिफिकेशन की बात करें तो कैल्सिफिकेशन ट्यूनिका इंटीमा के अंदर होगा, लेकिन लेकिन ये कौन से तरीके का कैल्सिफिकेशन होगा, तो ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगा। अभी जब अपन ने एथेरोमेटस प्लेग देखा तो अपन ने कहा नेक्रोटिक डेब्रिस प्रेजेंट होता है, मतलब नेक्रोसिस होगा, डेड एंड डैमेज्ड टिश्यू के अंदर कौन सा कैल्सिफिकेशन होता है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है। डी से डी आपको याद रखना, डेड एंड डैमेज में डिस्ट्रॉफिक होता है। ठीक है, लेकिन ये जो कैल्सिफिकेशन जो एथेरोस्क्लेरोसिस में हो रहा है, ये मोंकेबर्ग आर्टरीस्क्लेरोसिस से अलग होता है। क्यों भला? क्योंकि मोंकेबर्ग आर्टरीस्क्लेरोसिस के अंदर जो कैल्सिफिकेशन होता है वो ट्यूनिका मीडिया में होता है, और यहाँ पे जो कैल्सिफिकेशन हुआ है वो ट्यूनिका इंटीमा में हुआ है। इतना याद रहेगा। इसके अलावा अल्सरेशन देखने को मिल सकता है, थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है, हेमरेज देखने को मिल सकता है, और सबसे कॉमनली हेमरेज अपने को किस में देखने को मिलेगा, कोरोनरी आर्टरीज में देखने को मिलेगा। ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो सकता है। अपन ने एथेरोस्क्लेरोसिस के डेफिनेशन के अंदर ही कहा था कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एथेरोमा और फाइब्रिस फैटी प्लेग का जो फॉर्मेशन होगा वो ट्यूनिका इंटीमा के अंदर होगा, लेकिन एडवांस्ड केसेस के अंदर इवन ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी अफेक्ट हो सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस में। जैसे कि ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो उसमें अट्रोफी और थिनिंग देखने को मिल सकती है, तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया के अंदर फाइब्रोसिस और इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए एक से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक ये डायग्राम दे रखा है, इधर की तरफ आप देखिएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड प्लेग का डायग्राम है, जहां आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ में आपको कैल्सिफिकेशन रिप्रेजेंट कर रखा है, और कौन सा कैल्सिफिकेशन होगा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगा। बीच में ये सेंट्रल कोर बता रखी है, और यहाँ पे आप देखिए कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स बता रखे हैं। मेनली आपको बस याद रखना है कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड प्लेग में देखने को मिलता है, और मोंकेबर्ग आर्टरी स्क्लेरोसिस से कैल्सिफिकेशन अलग है, क्योंकि इसमें इंटीमा में हो रहा है, मोंकेबर्ग आर्टरी स्क्लेरोसिस में मीडिया में होता है। ठीक है, याद रहेगा। सो गाइस, ये अपन ने एथेरोस्क्लेरोसिस के पैथोलॉजी की बात करी। चलिए अब मैं आपको वो डायग्राम दिखाता हूँ जो अपन ने लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था। आप देख सकते हैं ये जो है वो अर्ली रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे आप देखिए ये ट्यूनिका इंटीमा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मूथ मसल्स के सेल्स है जो कि ट्यूनिका मीडिया है, और ये आउटर मोस्ट जो है वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। और आप देख सकते हैं इधर की तरफ में फॉर्म सेल्स बन रही होगी, और फॉर्म सेल्स के एक्यूमुलेशन से क्या बनेगा, फैटी स्ट्रीक बनेगा, ये अपने को पता है, जो कि अर्लीस्ट लीजन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में। उसके बाद इधर की तरफ आप देखिए फुल्ली डेवलप्ड एथेरोमेटस प्लेग है, जहां पे आप देख सकते हैं इधर की तरफ फाइब्रस कैप दिखा रखी है, फिर नीचे की तरफ में सेल्यूलर एरिया होगा, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं इनर कोर है जिसके अंदर नेक्रोसिस हो रखा होगा, लिपिड का एक्यूमुलेशन हो रखा होगा। इसके अलावा फॉर्म सेल्स वगैरह प्रेजेंट होगी, और कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा। और जो थर्ड डायग्राम है वो है कॉम्प्लिकेटेड प्लेग्स का, जहां पे आप देख सकते हैं इधर की तरफ कैल्सिफिकेशन हो रखा है, और कौन से तरीके का कैल्सिफिकेशन हुआ हुआ रहेगा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हुआ हुआ रहेगा, क्योंकि डेड एंड डैमेज्ड सेल्स के अंदर ये कैल्सिफिकेशन हो रहा है। ठीक है गाइस, so guys that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel, and thank you for watching.